बच्चों, हमने पिछले वीडियो में अपने मुद्रा की परिभाषाओं को समझा था। आज हम वीडियो में मुद्रा के कार्य को बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों आपके लिए कि मुद्रा के परिभाषाओं और अर्थ को समझते हुए इसके कार्यों का वर्णन करेंगे, जिसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि मुद्रा के शॉर्ट में जो कार्य है कि हमने पिछले वीडियो में यही बताया था कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, स्थगित भुगतानों के मान तथा मूल्य के संचय के साधन के रूप में लोगों के द्वारा स्वीकार की जाती है। यही चीज है कि अब हम मुद्रा को और किस किस रूप में, यानी कि मुद्रा का जब इन्वेंशन हो गया तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है मुद्रा की पूर्ति की जो रखती है, मुद्रा की जो पूर्ति रखती है वो किन किन मापों में रखती है। बच्चों, मुद्रा के कार्यों के समझने से पहले हम भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ति के मापों को समझेंगे। इम्पोर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ति के माप बताइए कौन कौन से। तो उन मापों को एक सिंपल से इन्होंने बताया है, तो एक शॉर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक कहने का मतलब है कि इन मापों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति के माप निम्न है। मुद्रा की पूर्ति के माप निम्न है। इन मापों का वर्णन बच्चों भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 पूर्ति के माप बताए गए हैं। पहला, पूर्ति बैंक जो है वो किस तरीके से मुद्रा को स्टॉक के रूप में रखती है और फिर वो आगे देने के किस तरीके से कार्य करती है, ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही कार्य किया जाता है। और इन मापों को उन्होंने क्या क्या नाम दिए हुए हैं या उसके अंदर क्या क्या चीज समाहित होती है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 2 नंबर का आता है बच्चों। छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ समझने की देर है कि M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है और M4 क्या है। यहाँ पर मुद्रा की पूर्ति के 4 माप दिए गए हैं। रिजर्व बैंक एक तरीके से माप बताए गए पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति को किस तरीके से भारतीय रिजर्व बैंक पूरा करती है, ये वो M1, M2, M3, M4। M1 इसके अंतर्गत हम क्या शामिल करेंगे, C प्लस DD प्लस OD। अभी एक बार इसको समझ लें, फिर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि हमें C क्या है, DD क्या है, OD क्या है। ठीक है, इसी तरीके से M2 में M1 तो समाहित है ही, प्लस इसके साथ और क्या चीज जुड़ी हुई है, डाकघर, डाकघर, बचत बैंकों, बचत बैंकों की बचत जमा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 4 माप आप याद करेंगे, आपके 2 नंबर इजीली आपको मिल जाएंगे। तो M1 में क्या चीज समाहित है बच्चों, कि डाकघर, बचत बैंकों की बचत जमाएं या बचत बैंकों से प्राप्त जमा, ये जो चीजें हैं वो इस तरीके से। ठीक है, अब M3 में क्या शामिल है ये चीज देखेंगे। M3 में M1 तो शामिल है ही, प्लस इसके साथ और क्या चीज ऐड करें, व्यावसायिक बैंकों की निवल आर्थिक जमा, व्यावसायिक बैंकों की निवल, निवल को बोलते हैं शुद्ध, नेट
आवधिक, आपकी बुक में आवधिक लिख रहा है तो सावधि भी लिख सकते हैं, अवधि के साथ जमाएं। ये मुद्रा की पूर्ति के माप है। किसके द्वारा पूर्ति की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन पूर्ति के मापों का अध्ययन या इन पूर्ति के मापों को समझाया गया है तरीके से। M4 में क्या समाहित है बच्चों? M4 में M3 समाहित है। M3 में ऑटोमेटिकली M1 था, इसलिए M3 के साथ जो है वो क्या चीज है? डाकघर। M3 में क्या शामिल है? डाकघर बचत संस्थाओं में। देखिए यहाँ पर संस्था का नाम जुड़ गया, वहां केवल डाकघर थे, डाकघर बचत M3 में क्या शामिल किया गया है? डाकघर बचत संस्थाओं में कुल जमा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति के माप हम पढ़ रहे हैं। मुद्रा के कार्यों से पहले हमने इस चीज को लिया है, क्योंकि मुद्रा का जब इन्वेंशन हो गया तो हमारी बैंकिंग प्रणाली स्टार्ट हो गई बच्चों। स्टार्ट होने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जितने भी दायित्व है या स्टॉक की जो पूर्ति है या मुद्रा की जो पूर्ति है वो किस रूप में करती है, उसका ये एक छोटा सा सारांश बताया गया है कि मुद्रा की पूर्ति के 4 माप बताए गए हैं। पहला M1, M2, M3, M4। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ये जो दो माप है, ये जो दो माप है, इसे संकुचित, इन दो मापों को क्या बोला गया है? संकुचित अवधारणा बोला है। अगर मान लीजिए प्रश्न आ जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति के संकुचित अवधारणा बताइए, संकुचित माप बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? ये जो दोनों माप है M1 और M2, ये दोनों संकुचित है। इसी तरह से M3 और M4 ये व्यापक अवधारणा या व्यापक माप है मुद्रा की। व्यापक और संकुचित समझ में आएंगे आपका कि इसके अंतर्गत सिर्फ M1 और M2 शामिल है, इसलिए इसको बोला संकुचित अवधारणा। M3 में M1 भी शामिल है और प्लस व्यावसायिक बैंकों की जितने भी व्यावसायिक कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनकी कुल आवधिक जमाएं जो बहुत लंबे पीरियड तक के लिए जमा की जाती है वो वाली जमाएं इसके अंदर शामिल। तो ये क्या है? थोड़ी विस्तृत अवधारणा है, ये संकुचित अवधारणा है। अगर प्रश्न में आ जाता है मुद्रा की पूर्ति की संकुचित अवधारणा को बताइए, संकुचित माप को बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? M1 और M2 को बताएंगे। अगर प्रश्न में आ जाता है व्यापक अवधारणा या व्यापक माप को बताइए, तो आप M3 और M4 का वर्णन करेंगे केवल। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके का है, हमें 2 नंबर नहीं छोड़ने हैं। इस तरीके से छोटी छोटी बातें लेते हुए, ध्यान में रखते हुए हम अपने क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं। अब देखिए हमने मुद्रा की पूर्ति के 4 माप पढ़ लिए, लेकिन क्या क्या चीज क्या क्या है वो चीज समझिए। यहाँ पर C क्या है, DD क्या है और OD क्या है, देखिए इसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। यहाँ C बराबर क्या है? C देखिए C जो बता रखी है वो बता रखी है लोगों के पास रखी करेंसी नोट प्लस C फॉर करेंसी। करेंसी कैसी भी हो सकती है, नोट और सिक्के। तो यहाँ लोगों के पास रखी है कि लोगों के पास, लोगों के पास करेंसी, करेंसी C फॉर करेंसी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? नोट व सिक्के। करेंसी दोनों तरीके से हो सकती है, नोट भी हो सकते हैं और सिक्के। किसी देश की मुद्रा को बोलते हैं करेंसी। लोगों के पास जो भी करेंसी है उसे हम नोट व सिक्के के रूप में प्रेजेंट किया गया है, मुद्रा को उसे हमने ये बोला है। तो
सी का मतलब समझ में आ गया हो बच्चों। सी लोगों के पास रखी करेंसी, और आप लिख सकते हो कि लोगों के पास रखी लिख सकते हो, उनके पास जो जमा होती है उसके बारे में डिस्कस किया है क्या, सी के लिए, करेंसी के लिए। दूसरी चीज है डीडी। डीडी क्या है, मांग जमाई, डिमांड डिपॉजिट। डीडी मांग जमाए कि बैंक में जमा करवा रही है अपना पैसा लोग और उसको किसी भी समय पर मांग सकते हैं, वो होती मांग जमाए। वो किसी रूप में अलग अलग प्रकार की होती है, वो बात अलग है, लेकिन मांग जमा है क्या कि हम अपने बैंक में अपना पैसा जमा कराते हैं और उसे इस रूप में निकालें और कभी भी निकाल सकते हैं, उसे हम मांग जमा कहते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, डीडी मांग जमाए कौन सी होगी, व्यापारिक। कौन सी मांग जमाए, व्यापारिक और सहकारी बैंकों के पास। व्यापारिक एवं सहकारी, व्यापारिक एवं सहकारी बैंकों के पास जो भी जमाए हैं उसको हम क्या बोलेंगे, डीडी। अब हमारा बचा है ओडी। ओडी यानी कि अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट इसको हम हिंदी में बोलेंगे अन्य जमाए, किसके पास, रिजर्व बैंक के पास रखी अन्य जमा। रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा, ओडी अदर डिपॉजिट्स। क्लियर है, मांग जमाए, डिमांड डिपॉजिट्स, सी करेंसी, इन वर्ड से आप याद रखें। इन सबका जोड़ क्या कहलाएगा, M1। मुद्रा की पूर्ति का जो पहला माप है वो इन सबका जोड़, जोड़ हमने लगाया बीच में, यानी कि लोगों के पास रखी करेंसी, नोट प्लस सिक्के, मांग जमाए जो हमारी कौन सी, व्यापारिक एवं सहकारी बैंकों के पास रखी है, और रिजर्व बैंक के पास जो अन्य जमाए हैं, इन सबको हम मिला करके हमारा जो मुद्रा की पूर्ति का माप है वो पहला कहलाता है M1। क्लियर है बच्चों। अब इसके अंदर बाकी तो M1 का जब हमने डिस्क्रिप्शन यहाँ बता दिया कि सी क्या है, तो हमने M1 को शामिल किया है। M1 में उसके साथ क्या जोड़ा है, M2 के डाकघर बचत बैंकों से बचत जमा। M3 में ऑटोमेटिकली वापस से M1 शामिल किया है, यहाँ पे डाकघर बचत बैंकों से बचत जमाएं थी, सिर्फ सेविंग बचत। यहाँ पर व्यावसायिक बैंकों की हुई है, सारे बैंकों की शुद्ध आपूर्ति। और फोर्थ में M3 को शामिल कर लिया, यानी M1 तो ऑटोमेटिक शामिल है ही, M1 की जो पूर्ति के माप, और साथ में M3 पूरी आ गई, यानी व्यावसायिक बैंकों की भी शुद्ध जमाएं आ जाएगी, प्लस डाकघर बचत संस्थाओं में भी कुल जमाएं आ जाएगी, और प्लस M1 भी आ जाएगी। तो कहने का मतलब M3 इसलिए लिख दिया कि M3 में जो चीज शामिल थी, अगर आप इसको डिस्क्राइब करते हैं एग्जाम में तो M3 यहाँ पर बताएंगे, यहाँ M3 क्या है, M3 जो हमने पढ़ा है वही बताएंगे आप। ये जो है इसको डिस्क्राइब करते हुए आप यहाँ लिखेंगे, तब आपका ये मार्क्स मिलेंगे। ऐसे नहीं खाली M3 लिख दिया और डाकघर बचत संस्थाओं में कुल जमाएं लिख दिया, नहीं। अगर आप M4 का वर्णन कर रहे हैं तो पहले आपको M3 लिखना तो है, आपका फॉर्मूला यही है, लेकिन इस फॉर्मूले को आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि M3 यहाँ क्या है। हमने आपको पहले भी बताया कि हम ये मानते हैं एग्जाम में तो कुछ नहीं पता है, हमें सब कुछ पता है, तो आप M3 का वर्णन करेंगे। M3 में क्या चीज समाहित है, M1 व्यावसायिक बैंकों की शुद्ध शाब्दिक जमा, तो ये चीज है बच्चों। तो हमने आज अभी जो है मुद्रा की पूर्ति के महत्व को समझा। क्यों समझा, क्योंकि मुद्रा का इन्वेंशन हो चुका है। मुद्रा अपनी व्यवस्था, बैंक अपनी व्यवस्था इस तरीके से करती है, इसलिए हमने उसके कार्यों को समझाने से पहले आपको भारतीय रिजर्व बैंक की द्वारा मुद्रा की पूर्ति के मापों को समझा। अगर बैंक अपने स्टॉक को मेंटेन रखती है तो वो आगे
अपना प्रणाली यानी साख प्रणाली को, जिसको क्रेडिट देती है, लोन्स देती है, वो कहाँ से देगी? बैंक के पास तो पैसा नहीं है, बैंक कहाँ से लेगी पैसा? वही मार्केट से लेना। मार्केट कहाँ? जनता के द्वारा पैसा जमा होगा, उसी को घुमाएगी बैंक, रोटेट करेगी। तो वही कैसे लोन? अब जब मुद्रा की इतनी बड़ी रिजर्व बैंक में इतना बड़ा मुद्रा के पूर्ति की मांग दे रखी है कि किस तरीके से वो स्टॉक को, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाती है या घटाती है, वो रिजर्व बैंक का कार्य। तो अभी हम पढ़ेंगे मुद्रा के कार्य। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रा के कार्यों को 4 कार्यों में बांटा गया है। इसके जो कार्य हैं उनको 4 कार्यों के रूप में बांटा गया है। पहला प्रमुख कार्य, मुद्रा का प्रमुख कार्य, ठीक है। इसके भी कई सब पॉइंट है, तो ये पहला लिखा है मुद्रा का पहला प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्य 4 पार्ट करूंगा। दूसरा सहायक कार्य, तीसरा आकस्मिक कार्य, और चौथा अन्य कार्य। ये मुद्रा के कार्य हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बताया कि मुद्रा जो है वो क्या क्या कार्य करती है, उसके अंदर सारे गुण समाहित है। मुद्रा से ही सारे काम किया जा सकता है। हम बाजार में जाते हैं, अपनी वस्तुओं को खरीद लेते हैं, अपनी सेवाओं को खरीद लेते हैं, लेते देते हैं, सारा काम मुद्रा से आसानी से हो सकता है। तो इसीलिए मुद्रा का जो कार्य है, वैसे भी बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन इनमें से 4 कार्यों का वर्णन किया है। इन 4 कार्यों में भी सबसे पहले मुद्रा का मेन काम क्या है? अगर बोले मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या है, तो यानी प्रमुख कार्य, सहायक मुद्रा इनके साथ साथ ये कार्य भी करती है। आकस्मिक कभी कभी ऐसे कार्य भी करने पड़ते हैं, मुद्रा को आकस्मिक कार्य करने पड़ते हैं वो, और अन्य कार्य। तो हम इन कार्यों को धीरे धीरे डिस्क्राइब करेंगे, समझाएंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे एक के बाद एक कार्य होंगे। प्रमुख कार्य हम आते हैं इस प्रमुख कार्यों पर, इसको भी 2 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पहला विनिमय का माध्यम। देखिए हमने अपनी परिभाषाओं में भी इस चीज को समझाया था। विनिमय का माध्यम, 2 प्रमुख कार्य इसके किसके? मुद्रा के। प्रमुख कार्य के अंदर भी हमने सब पॉइंट्स को दिया है कि विनिमय का माध्यम पहला। विनिमय का माध्यम जैसे कि नाम से पता चलता है कि मुद्रा जो है वो एक्सचेंज का एक सोर्स है, एक महत्वपूर्ण कार्य है ये, और इसके द्वारा समस्त लेन देन आसानी से हो सकते हैं। विनिमय का माध्यम है, सोर्स। एक्सचेंज करने के लिए हम क्या चीज लेकर जाते हैं घर में? पैसा, मुद्रा। उसी चीज को बताया गया है इसके अंदर कि मुद्रा का जो प्रमुख कार्य है, प्रमुख कार्य में भी सबसे पहला कार्य मुद्रा का क्या है बच्चों? विनिमय का माध्यम, सोर्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं या बता सकते हैं कि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है, ये महत्वपूर्ण कार्य है, प्रमुख कार्यों में जब इसको लिया है तो महत्वपूर्ण ऑटोमेटिकली हो गया। महत्वपूर्ण कार्य है जो क्या करता है? जो इसकी मुद्रा की, जो इसकी प्रमुख पहचान भी है, जो इसकी प्रमुख पहचान भी है। कैसे है?
मुद्रा को जो बताया गया है बच्चों, बताया विनिमय का माध्यम, यानी कि लेन देन का एक माध्यम है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा, यानी कि मुद्रा के द्वारा समस्त लेन देन में क्रेडिट भी शामिल कर सकते हैं और कोई सा भी होता ट्रांजेक्शन्स सारे शामिल है इसमें। समस्त लेन देन मुद्रा के द्वारा या इसके माध्यम के द्वारा समस्त लेन देन संपन्न होते हैं, संपन्न होते हैं। और संपन्न होते हैं क्यों? कौन सा ऐसा गुण है जो हमने पहले डिस्क्राइब कर दिया कि किस गुण के कारण ये कार्य या समस्त लेन देन संपन्न होता है। कौन सा ऐसा गुण? सर्वग्राहता और वैधानिकता। क्योंकि मुद्रा में हमने दो महत्वपूर्ण गुणों का समावेश किया था, एक तो सर्वग्राहता है, सर्वग्राहता में समस्त लेन देन है, और वैधानिकता की सामान्य स्वीकृति से प्राप्त। तो अब हम देखते हैं कि ये जो है मुद्रा के द्वारा समस्त लेन देन तो हो रहे हैं, लेकिन क्यों है, इसको कौन सा ऐसा चीज है जिसके कारण ये हो रहा है? क्योंकि हम समस्त लेन देन तो होते हैं क्योंकि मुद्रा में सर्वग्राहता का गुण विद्यमान होता है। इस चीज को हमने पहले ही बता दिया, सर्वग्राहता क्या है। सर्वग्राहता का गुण विद्यमान होता है। दूसरी चीज है कि अगर मार्केट में हम कोई चीज ले रहे हैं तो किसके माध्यम से ले रहे हैं? मुद्रा के द्वारा। यानी कि बाजार में भी कोई भी समव्यवहार किया जाता है, यानी समव्यवहार का मतलब कोई भी सौदा किया जाता है या कोई भी ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं व्यवसाय से संबंधित, वो किसके द्वारा संभव हो सकते हैं? मुद्रा के द्वारा। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं कि बाजार में समव्यवहार प्रयोजन हेतु, बाजार में समव्यवहार प्रयोजन हेतु क्या किया जाता है? मुद्रा एक उपयुक्त माध्यम है। मुद्रा एक उपयुक्त माध्यम है। देखिए बच्चों, साफ पता लग रहा है कि विनिमय का माध्यम है क्या? मुद्रा। सबसे पहला काम यही है, प्रमुख कार्य में इसको ऐड किया है कि ये महत्वपूर्ण कार्य है जो इसकी प्रमुख पहचान भी है कि मुद्रा के द्वारा समस्त लेन देन संपन्न किया जाता है। अब समस्त लेन देन संपन्न किया जाता है किस गुण के कारण? मुद्रा में सर्वग्राहता का गुण विद्यमान है, क्योंकि वो सब एक तरीके से मुद्रा में सब चीजें सम्मिलित है। मुद्रा एक ऐसी चीज है, आप कहे जो चीज खरीद सकते हो, कहे जो खरीद दे सकते हैं। तो लेन देन जो सब होता है वो इसके कारण होता है, क्योंकि बाजार में जो भी हम प्रयोजन करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, वो मुद्रा के माध्यम के कारण ही हो पाते हैं। दूसरा प्रमुख कार्य, पहला हमने दिखाया प्रमुख कार्य में विनिमय का माध्यम, अब हम दूसरा प्रमुख कार्य बता रहे हैं। मूल्य का माप, मूल्य का माप। ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्य, मूल्य का मापक। जब से मुद्रा का इन्वेंशन हुआ है
ये मूल्य का मापक करने में आसानी हो गई। किसी भी चीज का वैल्यू लगाना बहुत इजी हो गया मुद्रा के इन्वेंशन से। तो हम इसमें लिख सकते हैं जो वस्तु विनिमय की कठिनाइयां थी वही इसमें सुधार कर रहे। तो हम लिख सकते हैं कि मुद्रा के माध्यम से ही वस्तु का मूल्य निर्धारण यह दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। यह दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है मूल्य का मापक जो बताया गया, पहला विनिमय का माध्यम, दूसरा मूल्य का माध्यम। इसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, या मुद्रा के माध्यम से ही मुद्रा के माध्यम मुद्रा के माध्यम से ही वस्तु का, आपको पता चल रहा है मूल्य का माप, किसी चीज को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं मुद्रा के माध्यम से, यानी कि विनिमय का माध्यम जो था, किसी चीज को लेते हुए कि माध्यम से ही वस्तु का मूल्य निर्धारण संभव है। ये चीज तो सभी जानते हैं कि जब से मुद्रा का इन्वेंशन हुआ है किसी भी वस्तु का मूल्य आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि वस्तुओं और सेवाओं के जो मुद्रा का मूल्य है वो आसानी से, यानी वस्तु का मूल्य क्या होना चाहिए और सेवाओं का मूल्य क्या होना चाहिए, ये चीज इस चीज को भी डिनोट करता है कि जब से मूल्य का मापक स्टार्ट हुआ है हम वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य, मुद्रा का जो मूल्य है उसको आसानी से निर्धारित कर सकते हैं, यानी वस्तुओं का अलग और सेवाओं का अलग। हम लिख सकते हैं कि वस्तु और सेवाओं का मुद्रा का वस्तुओं और सेवाओं के या का मूल्य मुद्रा के मापक द्वारा बहुत ही सरल हो गया है। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि बहुत ही आसान हो गया ये काम। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारी राष्ट्रीय आय की गणना, जो करना बड़ा मुश्किल कार्य था कि एक देश की नेशनल इनकम कितनी है कोई मेजर नहीं कर सकता था, वो काम भी बहुत आसान हो गया किसके आने से, मुद्रा के आने से। तो हम लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना मूल्य के मापक से अत्यंत सरल हो गई है। अत्यंत सरल हो गई किसके कारण, मूल्य के मापक। सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि राष्ट्र की आय की गणना बहुत मुश्किल कार्य था। जब वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी तो किसी भी राज्य, देश या कोई भी शासन व्यवस्था अपनी राष्ट्रीय आय की गणना नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेजरमेंट ही नहीं था, उसका वैल्यू ही नहीं थी पैसे की कि कितनी वस्तु को कितने में मापा जाए या इसका मान क्या रखा जाए, कुछ भी नहीं कह सकते थे। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन आज राष्ट्रीय आय की गणना करना बहुत ही सरल हो गया है। इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा कि जो दो विधियां हैं, आय विधि और व्यय विधि,
सबसे इम्पोर्टेंट है। वैसे तो उत्पादन विधि भी है राष्ट्रीय आय की गणना की, जब हम आगे पढ़ेंगे 3 विधियां होती है, लेकिन इस राष्ट्रीय आय की गणना सरल हो गया। इसमें भी कौन सी ऐसी 2 चीजों का की गणना करना सरल हुआ कि एक तो आय एवं व्यय विधि। इसकी गणना बहुत ही सरल हो गई। इसमें होने से मूल्य के मापन के द्वारा ये कार्य बहुत ही सरल हो गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि मूल्य का जो मापन है वो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है, और इससे भी ज्यादा कि मुद्रा के माध्यम से ही वस्तु का मूल्य निर्धारित करना संभव हुआ है। तो बच्चों ये जो चीजें हैं ये वही चीजें हैं जो वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत एक कठिनाई के रूप में हमारे सामने आई थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कालांतर हुआ, देश में स्थितियों का परिवर्तन हुआ, मुद्रा का जो रूप बदलता गया, और अब ये स्थिति है कि मुद्रा के जो कार्य हैं, मुद्रा क्या क्या कार्य कर लेती है, उन कार्यों में से हमने आपको प्रमुख कार्यों को बताया कि मुद्रा का जो मेन कार्य है वो विनिमय का माध्यम है, दूसरा मूल्य का मापक है कि जिसके अंतर्गत मुद्रा के माध्यम से ही वस्तु का मूल्य निर्धारण या वस्तु का मूल्य निर्धारित हो सकता है या संभव हुआ है। हम दूसरी चीज है कि हम किसी भी वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य है वो मुद्रा के मापन के द्वारा ही संभव हुआ है। और इसके द्वारा अगर हम देश के हिसाब से देखें तो देश में जो राष्ट्रीय आय की गणना करना पहले बहुत कठिन कार्य हुआ करता था बच्चों, अब एक बहुत ही सरल हो गया है। वस्तु विनिमय की प्रणालियों को, कठिनाइयों को दूर करते हुए जैसे मुद्रा का इन्वेंशन हुआ तो मुद्रा के दूसरे कार्य ने यानी कि मूल्य के मापन ने राष्ट्रीय आय की गणना या ज्ञात करना, राष्ट्रीय आय को ज्ञात करना बहुत ही सरल कार्य बता दिया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना में हमने 3 विधि हम आगे पढ़ेंगे। 3 विधियों में भी उत्पादन, आय और व्यय विधि है, इसीलिए इसमें बताया गया है कि आय और व्यय विधि की गणना मूल्य के मापक के द्वारा बहुत ही सरल हो गई है। तो बच्चों आज हमने मुद्रा के कार्यों को समझा, लेकिन मुद्रा के कार्यों का हम ये देख सकते हैं कि ये पार्ट 1 है, क्योंकि हमारा मुद्रा के कार्य अभी बहुत सारे बाकी रह गए हैं। हमने अभी मुद्रा के कार्यों के लिए पहला पार्ट स्टार्ट कर दिया है। धीरे धीरे हम अपने मुद्रा के कार्यों को समझाते जाएंगे, एक एक कार्य को आप अच्छे से समझेंगे, क्योंकि 6 नंबर लेने हैं बच्चों में। मुद्रा के कार्यों से संबंधित हमें 6 नंबर लेने हैं। मुद्रा के सभी कार्य इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उनको डिवाइडेशन करके बताएंगे कि पहले मुद्रा के कितने कार्य हैं, जो हमने फ्लो चार्ट से समझाया आपको कि प्रमुख कार्य, सहायक कार्य, आकस्मिक कार्य और अन्य कार्य। कहने का मतलब है मुद्रा के कार्यों को 4 भागों में विभक्त किया है। 4 भागों में से भी हमने सबसे पहला प्रमुख कार्य बताया है विनिमय का माध्यम और मूल्य का माप। 2 कार्यों को हमने अभी वर्णन कर दिया है। इसके बाद हम आपको जब मुद्रा के कार्यों को आगे बताएंगे, पार्ट 2 पार्ट 3 बनेंगे इसके, तो आप वीडियो में उनको देखें और इन कार्यों को ढंग से वीडियो में पढ़ें, बुक्स को सामने रखते हुए पढ़ें, आपको बहुत ही अच्छा और जल्दी समझ में आएगा बच्चों। तो हम आपको अगले वीडियो मुद्रा के कार्य पार्ट 2 के साथ जल्दी ही मिलते हैं।